चलना है। Assalamualaikum. This is class new 9. Our subject is biology. Our unit number is 7, bioenergetics. And today our objectives are to learn about the difference between aerobic and anaerobic respiration. तो प्रीवियस लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट डिटेल्स पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम उनके मेजर डिफरेंसेस देखेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के भी जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे. सो हम डायग्राम को जो है वो अटेंटिवली फॉलो करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में आप एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट डिटेल पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. कि यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही होती है. जो सेकंड प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस है इट इज़ 36. बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इन तीनों स्टेप्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है इट इज़ 36. बट इन द anaerobic respiration the number of ATP produced is only 2. It is because in the anaerobic respiration only glycolysis is involved. There is no Krebs cycle and there is no electron transport chain. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है जिसके नतीजे में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP मिल रहे हैं और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जस्ट 2 ATP मिल रहे हैं. फाइनल प्रोडक्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं. हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में, और नेक्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड की कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. बट इन द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस तो सिमिलरली एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह होती है. बट इन द नेक्स्ट स्टेप में जो पायरुविक एसिड है इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती. सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पायरुविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और हमें लैक्टिक एसिड या इथेनॉल मिलता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइट ऑफ अकरेंस. कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ कहाँ होती है, इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होती है. जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलिज हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, और इनको सेल के पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी यहीं पे ही होती है. तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है, इसमें ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है. तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. वो कैसे कि जब भी जानदार अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं
तो जो ऑक्सीजन है उनकी बॉडी में मौजूद फूड मॉलिक्यूल्स उनमें बॉन्ड्स की ब्रेकेज करती है, उसमें एनर्जी को रिलीज़ करती है और उस एनर्जी को वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एटीपी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? समटाइम्स जो हमारी बॉडी है ह्यूमंस में भी उसको शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फेस करनी पड़ती है, स्पेशली ड्यूरिंग हार्ड वर्क। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा होता तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है उस शॉर्टेज को कवर करने के लिए। तो इस तरह से ये ह्यूमंस में भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से बहुत से जानदार भी हैं, उनके अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइक इथेनॉल और चीज़, तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट की फर्मेंटेशंस के ज़रिए से, और सिमिलरली जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इसकी जो हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन होके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। और जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होती है? कैटाबॉलिज्म। जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट है, इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन में क्या होती है? कैटाबॉलिज्म। इसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन। इसमें मतलब जो फोटोसिंथेसिस है इसमें हमारे पास लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इन्वेस्टमेंट हमारे पास लाइट एनर्जी की हो रही है और स्टोरेज इसमें बॉन्ड एनर्जी की हो रही है। और जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है? ये इसके ऑपोजिट है, बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आगे केमिकल एनर्जी में। तो जो फोटोसिंथेसिस है इसमें लाइट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बॉन्ड एनर्जी में, यानी कि वो एनर्जी जो कि एलिमेंट्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं उनमें स्टोर होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसी बॉन्ड एनर्जी की आगे कन्वर्जन हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है? द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, कौन कौन से जानदार जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? सम बैक्टीरिया, चंद एक बैक्टीरिया, ऑल एल्जी, तमाम एल्जी एंड ऑल प्लांट्स, यानी कि वो तमाम जानदार जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो जानदार जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो सब जानदार फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस भी और एनिमल्स भी इसी वजह से नहीं कर सकते बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो जो रेस्पिरेशन है वो सब जानदारों में होती है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन जानदारों में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बट जो रेस्पिरेशन है वो सभी जानदारों में हो सकती है। साइट ऑफ अकरेंस कौन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है और रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है और इसके अंदर जो है ग्रेना मौजूद है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद है, टिपिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। बट जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ अकरेंस के जो फोटोसिंथेसिस है वो कब होती है? फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है। फोटोसिंथेसिस चूँकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेकिंग ऑफ फूड। तो अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ड्यूरिंग डे होती है। बट द रेस्पिरेशन ऑल टाइम, रेस्पिरेशन दिन में भी होती है और रात में भी होती है। रेस्पिरेशन ऑल टाइम जारी रहती है।
So this was about differences which we also studied in the previous lecture. Still, if you have any confusion regarding these lectures, you can ask me, students. Okay, thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।